राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी का शिफ्ट 1 का 5/3/2023 को परीक्षा हुई थी। दिसंबर 2022 का ये एग्ज़ाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम आपको पता है दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में है। डेट आ गई है, शायद 6 जनवरी को है। तो बहुत कम समय बचे हैं। जिनका नेट है उनके लिए ये बहुत बेनिफिट करेगा प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हमें काफ़ी अनुभव मिल जाता है और आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये नेट में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में काम आता है। आपको नेट देना हो या न देना हो, आपको टीजीटी देना हो, आपको एलटी देना हो, आपको डीएसएसबी देना हो, आपको ईएमआरएस देना हो, आपको केवीएस देना हो, एनवीएस देना हो, ये हर जगह आपका काम करता है। तो आप लोगों के लिए ये एकदम कंपलसरी है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जब यहाँ के मैं प्रश्न आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग फंस जाते हैं, कठिन हो जाता है। जबकि ये प्रश्न लोग तैयारी करने वाले एकदम रटे हुए हैं, सबकी ज़बान पे हैं पूछे गए नेट के प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, और जो ना आए या नया लगे उसे वन लाइनर के रूप में कापी पे नोट भी करते चलेंगे। और उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, क्लास को सबसे पहले आप शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के यहाँ, और प्रतिदिन आप लोगों को प्रयास किया जाएगा कि ये क्लास दी जाए, एक प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देखें। तो पहला प्रश्न है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खलिकबारी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, चंदायन में या मृगावती में? तो भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है अमीर खुसरो के खलिकबारी में। दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 7 जून 1951, 8 जून 1953 या 7 जून 1954 या 7 जून 1955 को? तो प्रथम राजभाषा आयोग की जो स्थापना है वो किया गया 7 जून 1955 को। तो ध्यान देंगे, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1955 को। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? तो आपको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो बोलियां हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित जो भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हैं। पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषा में लहंदा और पंजाबी है। सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश से, अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं और हर भेद से भाषाएं निकली हुई हैं। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, खस अपभ्रंश से हैं। मराठी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, और पूर्वी हिंदी की ही बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असीमा, मागधी अपभ्रंश से हैं। आगे आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि 4 हैं। च, छ, ज, झ। तो इन चारों में से कोई विकल्प में दिख रहा है? तो हाँ, हमें झ दिख रहा है। तो झ हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया। पांचवा प्रश्न है हमारा
कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है, इसमें किस कालावधि तक का साहित्य इतिहास वर्णित है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका इतिहास जो है वो आदिकाल से भक्ति काल तक ही है। तो आदिकाल की शुरुआत कब मानते हैं? 693 से, और भक्ति काल का समाप्त मानते हैं 1693 से। तो 693 से 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में वर्णित है। छठवां प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न हमारा है, एक पंक्ति दी गई है, पूछी है किसकी है? देसिल बैना सबजन मिठा, तय तैसन जपऊँ औहठा। तो ये पंक्ति विद्यापति की है। सातवें प्रश्न में दिया है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन में, आत्मजयी में, संशय की एक रात में, या कनुप्रिया में? तो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न है धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में। आठवां प्रश्न है कि हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास है जो 1899 में प्रकाशित होता है। इसका दूसरा नाम देवबाला भी है। हरिऔध ने 2 उपन्यास लिखे हैं, अधखिला फूल 1907 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। 9 नंबर का प्रश्न है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, ये किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, ये रेणु के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे। 10वां हमारा प्रश्न है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था भट्ट लोलट का। इनका कथन है कि रस की जो निष्पत्ति है वो मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। 11 में आते हैं। 11 में क्या दिया है? 11 का हमारा प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेके उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए हैं। ध्यान देंगे कितने भेद? 27 भेद। 12वां प्रश्न है हमारा कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, या वाक्य वक्रता? तो ध्यान देंगे, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहते हैं? पद पूर्वार्ध वक्रता। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है कि लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? लिरिकल बैलेड्स 1978। तो ये वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है लिरिकल बैलेड्स और कॉलरिज ने भी लिखा है लिरिकल बैलेड्स। इन दोनों के सहलेखन में ये प्रकाशित हुआ। तो ध्यान देंगे, लिरिकल बैलेड्स और वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविताओं का संग्रह है। इसके बाद 14 नंबर का हमारा प्रश्न है कि वहाँ प्रश्न में लिरिकल बैलेड्स का रचनाकाल 1978 दे दिया था, इधर उधर हो गया था। लिरिकल बैलेड्स का रचनाकाल 1798 है, ना कि 1978। ध्यान देंगे। 14 नंबर में एक बहुत अच्छा कथन है, पूछा गया किसका है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था।
15 नंबर में आते हैं, देखते हैं 15 नंबर का हमारा क्या प्रश्न है। 15 नंबर में पूछा गया है कि ये किसका कथन है। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह जाते हैं। तो एशिया के हरे भरे धर्म वाला जो कथन है वो हंटर का है। किसका? हंटर का। 16 नंबर में दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पे किस चिंतक ने विचार किया है। अच्छा प्रश्न है। हैबरमॉश ने, लियोतार्द ने, गवात्री ने, मदन स्वरूप ने। तो वैज्ञानिक और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पे जो विचार किया है वो किया है लियोतार्द ने। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है कि उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। ये मैं कई बार आप लोगों से पूछ चुकी हूँ। जब पहली बार पूछी थी आप लोग नहीं जवाब दे पाए थे। तो उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो कलकत्ता से 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। तो उदंत मार्तंड को प्रकाशन में लाने का श्रेय ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है। एक पंक्ति है, पूछा गया है इस पंक्ति में कि चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? नंद है, गोटी है, आत्मा है, खिलाड़ी है। तो कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है गोटी। चौसर के खेल में जब दो गोटियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो उसकी आशा में भीतर ही भीतर उतरता जाता है, सब कुछ दांव पे लगाता जाता है। बस एक ही आशा है कि कोई घड़ी तो आएगी जब दोनों गोटे एक जगह मिल जाएंगी और जहां मैं और तू का मिलन होगा। अगर गोटी अकेली रह गई तो फिर जीवन व्यर्थ है। जीवन का सारा अर्थ परमात्मा में डुबकी लगाने में है। तो चौसरिया के खेल में जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई। नर्द मतलब गोटी। 19 में आते हैं। 19 में दिया है कि अंधेरे में कविता जो मुक्तिबोध की है, इसमें काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कह के संबोधित करता है। तो इसमें जो काव्यवाचक है वो पितः पितः कह के संबोधित करता है बाल गंगाधर तिलक को। पितः पितः ओ कह के किसे संबोधित करता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1961 में ये कविता प्रकाशित होती है, अंधेरे में मुक्तिबोध की। तो पिता पिता वो किसे कहते हैं? तिलक को। हमारा 20वां प्रश्न है, ये राम की शक्ति पूजा में संवाद किसने कहा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से या राम ने लक्ष्मण से। तो ये जो संवाद है राम ने विभीषण से कहा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है कि नैन चुवही जस महवट नीरू, नैन चुवही जस महवट नीरू। नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? महावत है, महकता वट है, माघ की झड़ी है या महावट है। तो नागमती वियोग खंड में जायसी की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है माघ की झड़ी। तो नैन चुवही जस महवट नीरू। महवट का अर्थ क्या है? माघ की झड़ी। 22 नंबर में आते हैं। 22 में दिया है कि झूठा सच यशपाल का उपन्यास है और इस उपन्यास में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। तो झूठा शहर में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का वर्णन है,
लेकिन कानपुर का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है। तो ध्यान देंगे, झूठा शहर में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का उल्लेख है, लेकिन कानपुर का नहीं हुआ है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है, वतन और देश, देश का भविष्य। पहला 1958, दूसरा 1960 में। 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। झूठा सच उपन्यास से है, गोदान से है, मैला आंचल से है, या जिंदगी नामा से है। तो ये जो कथन है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, ये गोदान उपन्यास से लिया गया है। 24 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 24 में पूछा गया है कि उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया की निवासी थी। बाण भट्ट की आत्मकथा का जो प्रस्तावना वक्तव्य है शुरुआत में दिया हुआ, उसे पढ़ेंगे तो वहीं पे बताया गया है कि मिस कैथराइन कहाँ की निवासी थी? ऑस्ट्रिया की। 25 नंबर में आते हैं। 25 में दिया है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस में, झूठा सच में, जिंदगी नामा में, या शेखर एक जीवनी में? तो ये किया गया है कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा में। जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। 26 में आते हैं। 26 में दिया है कि लाल पान की बेगम कहानी में जो मेन नायिका है वो बिरजू की माँ है। तो बिरजू की माँ किसी को कहती है टीसन वाली। तो बिरजू की माँ टीसन वाली कह के किसे संबोधित करती है? तो वो टीसन वाली कहती है जंगी की पतोहू को। तो बिरजू की माँ टीसन वाली किसे कहती है? जंगी की पतोहू को। 27 नंबर में आते हैं। 27 में हमारा प्रश्न है कि बंग महिला की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904, 1907, 1908, 1911। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1904 ईस्वी है। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है कि ये कथन किसने किससे कहा है कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। तो कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया जो विभाजन पे लिखी गई है, उस कहानी में ये कौन किससे कहता है कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया? तो ये नवाब बीबी ने कहा साहनी से। किसने किससे कहा? नवाब बीबी ने साहनी से। 29 नंबर में आते हैं। 29 में दिया है कि स्कंदगुप्त नाटक में ये पात्र, कौन से पात्र का कथन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप? तो यह स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना कहती है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप। 29 के बाद अब आते हैं 30 नंबर। 30 में दिया है कि ये भी चंद्रगुप्त नाटक में एक कथन है, पूछा गया है कौन कहता है कि मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, ये नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को तो मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? तो ये चंद्रगुप्त नाटक में जो कथन है वो है सिंहरण का। किसका कथन है?
सिंहरण का बहुत बढ़िया कथन है, ध्यान देंगे आप लोग। 31 नंबर में आते हैं। 31 में दिया है अंजू दीदी अस्क की एकांकी है, जानते ही होंगे। तो पूछा गया है कि ये जो इतना बड़ा कथन है, ये अंजू दीदी एकांकी में कौन कहता है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पे बैठ के पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर में भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो ये अंजू दीदी नाटक में खुद श्रीपत ही कहता है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, थोड़ा व्यंग बोलता है अपनी बहन को। 32 नंबर में आते हैं। 32 में हमारा प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है कि जो फूल लेकर जाता है वो स्वर्ग लेके लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना देंगे उतना ही कम है। तो ये संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? करमवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिपाही। तो ये बकरी नाटक में कहा गया है सत्यवीर के द्वारा। 33 नंबर का हमारा प्रश्न है। बकरी सक्सेना का नाटक है, 3 नाटक उन्होंने लिखा है। बकरी लड़ाई कल भात आएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो ये कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। उन्होंने जीवनी लिखा है ना, कलम के सिपाही नहीं, प्रेमचंद घर में। कलम के सिपाही तो अमृत राय ने लिखा है। तो प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उसमें शिवरानी देवी कहती हैं कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। अब आते हैं 34 नंबर के प्रश्न में। 34 में दिया है कि मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़ में, या बहुदरी में, या माटी की मूर्ति में, या प्रेमचंद घर में? तो मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, ये रमणिका गुप्ता कहती हैं अपनी आत्मकथा आप हुदरी में। 35 नंबर का प्रश्न है कि चंपा पात्र का किसके जीवन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा? शरत चंद्र, चंपा पात्र का किसके जीवन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा? शरत चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी, या रमणिका गुप्ता? तो चंपा पात्र का मेन जो स्थान था वो हरिवंश राय बच्चन के जीवन में था। तो ध्यान देंगे, चंपा पात्र हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। जब इनकी पत्नी थी श्यामा से शादी, दूसरी पत्नी थी श्यामा उनकी पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी तो तेजी बच्चन थी ना। तो श्यामा का जब उनका मौत हो गया तो उनकी शादी से पहले की बात है, उनकी शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का एक अफेयर हुआ था अपने दोस्त करकल की बीबी चंपा से, और ये करकल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्याम के प्रेम की तरह परिभाषित करते हैं, और करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उनसे उसका ध्यान रखने का भी वादा लिया था। तो अपने दोस्त की पत्नी से, जो चंपा थी, ये हरिवंश राय बच्चन के दोस्त की पत्नी थी, और ये शादी से पहले इनसे अफेयर था चंपा से। बाद में इनका शादी श्यामा देवी से हो गया।
उसके बाद तेजी बच्चन से हुआ, चंपा से नहीं हुआ, लेकिन चंपा इनकी प्रेमिका थी, तो ध्यान देना है चंपा को। अब आते हैं 36 नंबर। 36 में पूछा गया है कि अध्यापिका शीला अग्रवाल किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये मन्नू भंडारी के जीवन में। इनकी एक छोटी सी आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें बताई हैं कि अध्यापिका जो शीला अग्रवाल हैं, इन्हीं के कारण इसमें इनके अंदर आत्मविश्वास आया था। तो शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 37 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूने अनाज उपजे। तो ये जो निबंध है, ये कथन है, किस निबंध से लिया गया है? दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो जो विकल्प में दिया गया है इनमें से किसी से नहीं लिया गया है। ये जो कथन है ये लिया गया है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी का निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसी निबंध से लिया गया है, तो ध्यान देंगे। 38 नंबर का, ये मैं आप लोगों से कई बार पूछी हूँ, आप लोग यदि लगातार मेरी क्लासें किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। तो ये जो कथन है विवेकी राय का है। तो ध्यान देंगे, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी, ये कौन कहते हैं? विवेकी राय कहते हैं। 39 में आते हैं। 39 में दिया है कि कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। साहित्य के सरोकार तो है, कविता का देश भी है, व्यक्ति व्यंजक गद्य भी है, लेकिन छोटे छोटे सुख ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं, ये रामदरस मिश्र का निबंध है। 40 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे से, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी जी का निबंध है, उसी निबंध से लिया गया है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है। 41 में आते हैं। 41 में देखते हैं क्या पूछा गया है। 41 में पूछा गया है स्वर ध्वनि के संबंध में 5 तथ्य दिए गए हैं और बताया गया है कि जो तथ्य सही है उस पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा तथ्य सही है। पहला दिया है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, गलत है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र किया जा सकता है। फिर दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, तो बिल्कुल सही दिया है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। फिर है कि स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुंह विवर से बाहर निकलती है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर दिया है डी में कि सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, गलत दिया है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। फिर ई में दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, तो सही दिया है। तो हमारा सही हो गया बी सी ई। तो बी सी ई किस विकल्प में है? बी वाले विकल्प में है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है मुख्य विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर आ है, अर्ध विवृत है अ ए औ, समृत है ई ई उ ऊ, ईसत समृत है ए ओ,
अग्र स्वर ई ए, मध्य स्वर अ है, पश्च स्वर आ उ औ, अवृत्तमुखी में है अ आ ई ए और वृत्तमुखी में है उ ओ औ। 42 में पूछा गया है कि क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं और जो सही है उसके बारे में उसे आपको पहचानना है। कौन कौन से सही हैं? तो पहला दिया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। गलती दिया है। सकर्मक क्रिया में कर्ता पे नहीं कर्म पे प्रभाव ही पड़ता है, कर्म प्रधान होता है। दूसरा दिया है कि जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रह के वाक्य को समाप्त करती हैं वो समापिका क्रिया कहलाती हैं। बिल्कुल। फिर तीसरा दिया है कि जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल, उसे क्रिया कहते हैं जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाए। फिर दिया है अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना आवश्यक नहीं है। ये गलती दे दिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है। कोई तो कर्म होना चाहिए, भले कर्म प्रधान नहीं होता है लेकिन होना चाहिए। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। तो बी सी ई हमारा सही हो गया यहाँ भी, और बी सी ई विकल्प सी में दिया हुआ है। आगे आते हैं 43 में। 43 में दिया है कि भारतेंदु युगीन कविता के निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविता लिखी। गलत है। भारतेंदु ने रसा नाम से लिखा, अब्र नाम से तो प्रेमघन लिखते थे। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है। बिल्कुल, ये तो सही है। भारतेंदु की खड़ी बोली की ये कविताएं हैं। फिर है कि जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। नहीं, रसिक समाज से जुड़े थे प्रताप नारायण मिश्र। फिर डी में दिया है कि गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु की रचनाएं हैं। सही दिया है। फिर ई में दिया है कि भारतेंदु जी ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा बी डी ई, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। कि देखिए प्रश्न कितना बड़ा है लेकिन पढ़ने पे एकदम आसान है। 44 में दिया है गद्य विधाओं से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो दिया है कि ऋण जल धन जल हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। तो बिल्कुल सही दिया है। ऋणधल जनधल ये रिपोर्टाज है रेणु का, बाढ़ और सूखे से संबंधित। दूसरा दिया है कि कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। गलत दिया है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है, अमृत राय ने नहीं। फिर है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। बिल्कुल सही दिया है। सी में दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। सही दिया है। और ई में दिया है कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, जो कि गलत दिया है। दूसरी परंपरा की खोज लिखा है नामवर सिंह ने। तो सही कौन सा है? ए सी डी। ए सी डी किस विकल्प में है? विकल्प बी में दिया है। आगे आते हैं 45 में, और दिया है आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। सही है ये तो। दूसरा दिया है जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम का रशीदी टिकट तथा हंस वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण है। सही जवाब है। तीसरा दिया है कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान की आत्मकथा है। गलत है। ये मैत्रेयी पुष्पा की है। अपने अपने पिंजरे सुराज सिंह बेचैन की है। गलत है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमी सराय का है। अपनी खबर उग्र की आत्मकथा है। बिल्कुल ये सही है। देख लीजिए प्रश्न कितना बड़ा है, पढ़ने पे एकदम आंसर मिल जा रहा है उसी में। तो ए बी ई हमारा सही हो जाएगा।
और ए, बी, ई विकल्प सी में दिया हुआ है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 46 नंबर में कि काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है कि क्लिष्टत्व दोष है, वेद नखत ग्रह जोरी अरध, करी को बरजे हम खात। तो बिल्कुल वेद नखत ग्रह जोरी अरध, करी को बरजे हम खात में क्लिष्टत्व दोष है। दूसरा है अक्रमत्व दोष कि मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज। नहीं, इसमें अक्रमत्व दोष नहीं है, ध्यान देंगे, ये गलत किया है यहाँ पे। इसके बाद है तीसरा दुष्क्रमत्व दोष का उदाहरण कि मारुत नंदन मारुत को खगराज को वेग लजायो। तो ये सही है, यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। फिर डी में दिया है कि कसती कटी थी कनिष्ठ माँ, असी देती मझली घनिष्ठ माँ। यहाँ ग्रामत्व दोष है, गलती दिया है, यहाँ ग्रामत्व दोष नहीं है, मिस्टेक किया है। इसके बाद है ई में कि हियतल बसी सुख दे दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। तो यहाँ पे अप्रतित्व दोष है, तो हमारा सही हो जाएगा ए सी ई। ए सी ई विकल्प में दिया है, विकल्प बी हमारा सही है। अब आते हैं 47 नंबर में। 47 में दिया है कि काव्य रीति के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला दिया है कि रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आचार्य वामन ने किया। तो ये तो सही है, वामन ने किया। दूसरा दिया है कि दंडी ने रीति के स्थान पे मार्ग शब्द का प्रयोग है, बिल्कुल सही दिया है। तीसरा है रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है, बिल्कुल बताया है। चौथा है भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है, गलती दिया है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 नहीं मानी है, तो यहाँ पे क्या किया है, मिस्टेक किया है। फिर है कि हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है, ये भी गलती किया है। रागात्मक भाव की अभिव्यंजना गौड़ी रीति नहीं करती है, ये तो ओज कांतिमय रीति होती है ना, यहाँ तो मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है गौड़ी रीति में। तो हमारा सही है ए बी सी, और ए बी सी विकल्प ए में है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे दिया है कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पे विचार कीजिए कि कौन कॉलरिज के कथन हैं। पहला है कि कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। तो बिल्कुल कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है। दूसरा है कि कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, एक मुख्य कल्पना और एक गौड़ कल्पना, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है कि मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, बिल्कुल सही है। डी में दिया है मुख्य कल्पना इच्छा चलित वॉलंटरी होती है, नहीं, गलती दिया है। और मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सयास होती है, ये भी गलती दिया है। ये कॉलरिज के विचार नहीं है, कॉलरिज के विचार ऊपर के तीनों सही थे, ए बी और सी। आगे आते हैं 49 नंबर में। 49 में पूछा गया है अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में कौन से विचार सही हैं, आपको छांटना है। तो पहला दिया है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी, बिल्कुल। दूसरा दिया है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मानसिक दासता से मुक्त थोड़ी करने वाली थी वो। तीसरा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, बिल्कुल ये सही है। अंग्रेजी अंग्रेजों ने भारतीयों को सिखाई ही इसीलिए ताकि वो उनके काम में आ सकें, नौकरी कर सकें। फिर डी में है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपरा से मोह करना सिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर है पांचवा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, बिल्कुल सही है।
तो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जो सही है वो है ACE। ACE किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। आगे आते हैं 50 में दिया है कि दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है, आपको बताना है। 5 कथन दिए हुए हैं। तो पहला है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। बिल्कुल सही है, ये तो किया ही है इन्होंने। दूसरा है कि दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। नहीं, वो गांधी दर्शन को आधार नहीं मानते हैं। तीसरा है कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चौथा है कि दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। नहीं, हिमायत क्यों करेंगे वो। पांचवा है कि दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो ये सही है, तो हमारा ACE सही हो जाएगा। ACE विकल्प C में दिया हुआ है। आगे आते हैं 51 नंबर में। 51 में दिया है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं। पहला है कि जंगल जगमगाते जगे जागे। तो ये तो जंगल के संबंध में विशेषण प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है नींद में डूबे हुए से जंगल। बिल्कुल ये वाला तो किया गया है। तीसरा है चिलचिलाते जले। ये वाला नहीं किया गया है। चौथा है घिनौने घने। ये वाला है। और पांचवा है कंप से कनकने। ये भी वाला है। तो सतपुड़ा की जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है और इसमें जंगल के संबंध में नींद में डूबे हुए से घिनौने घने कंप से कनकने विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो हमारा D सही हो जाएगा, BDE। आगे आते हैं 52 में। 52 में दिया है कि प्रिय प्रवास जो हरिऔध की रचना है, महाकाव्य है, इसमें किन छंदों में रचा गया है। इंद्रवज्रा में नहीं, इंद्रवज्रा में नहीं है। द्रुत विलंबित में, हाँ द्रुत विलंबित में है। शार्दुल विकृत में, जी शार्दुल विकृत में भी है। कनक मंजरी में नहीं है, मंदाक्रांता में है। तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध का है वो द्रुत विलंबित, शार्दुल विकृत और मंदाक्रांता छंदों में लिखा गया है। तो BCE हमारा B विकल्प सही हो जाएगा। 53 में है कि भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबंधित करती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गोपियाँ कहती हैं आए जोग सिखावन पाड़े। एक तो पहला हो जाएगा। दूसरा ज्ञान की महल नहीं, ज्ञान की महल नहीं। तीसरा मधुकर मतवारे, हाँ कहूँ रे मधुकर मधु मतवारे, ये तो कहती हैं। चौथा आयो घोष बढ़ो व्यापारी, ये भी कहती हैं आयो घोष बढ़ो व्यापारी। लेकिन निर्गुण नदिया मादरी ये नहीं कहती है। तो ACD हमारा सही जवाब हो जाएगा, विकल्प C। 54 में आते हैं। 54 में दिया है कि मैला आंचल की स्त्री पात्र कौन कौन सी है। सुहागी, सुहागी नहीं है। फुलिया, हाँ फुलिया है। मनोरमा भी नहीं है। आभा रानी, आभा रानी है। और मंगला देवी है। तो फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, कमला, लक्ष्मी, ममता, सिलिया, राम, रामपिरिया, रामपियरिया, ये सब मैला आंचल में है। तो ध्यान देंगे, फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, ये सब मैला आंचल में है। फुलिया, आभा देवी, मंगला रानी। 55 में आते हैं। 55 में दिया है तमस उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन से। अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श या देवदत्त। तो तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो हैं अब्दुल्ला बेग और गिरधारी लाल नहीं है। बाकी हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त हैं। CDE हमारा विकल्प C सही हो जाएगा। तमस उपन्यास के यदि आप पात्र देखना चाहेंगे तो हरनाम सिंह है, हयात बख्श है, देवदत्त है, नत्थू है, बख्शी जी है, अजीज है, मास्टर रामदास है, मेहता है, अजीत सिंह है, देशराज है,
हकीम जी, रिचर्ड, जर्नैल तक, सरदार जी, कश्मीरी लाल, ये सब पात्र हैं। आगे दिया गया है 56 नंबर के प्रश्न में कि मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया। तो मानस की रचना तुलसीदास के ऊपर लिखी गई है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। तुलसीदास ने अमृतलाल नागर ने किसका किसका सहयोग लिया, तो उदय भानु सिंह का तुलसी काव्य मीमांसा का लिया। तुलसी आधुनिक वातायन से इसका नहीं लिया, रमेश कुंतल मेघ का है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, इसका लिया। और काशी का इतिहास है, इसका लिया। अकबर और तुलसी आधुनिक वातायन से इसका नहीं लिया है, तो ध्यान देंगे आप। 57 में आते हैं। 57 में दिया है यहाँ मिस्टेक ये हुआ कि तुलसी काव्य मीमांसा का सहयोग लिया गया है और काशी का इतिहास का और अकबर का, क्योंकि अकबर के समकालीन थे तुलसीदास और काशी के में रहते थे और तुलसी काव्य मीमांसा में काफ़ी जानकारी मिलती है, तो इन सभी पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। तो ध्यान देंगे, तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर, 3 पुस्तकों का सहयोग अमृतलाल नागर ने लिया है लिखने में मानस का हंस। फिर है 57 में तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन हैं। लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नी राम, बेगू पटवारी। तो तीसरी कसम कहानी के पात्र लाल मोहर, पलटदास और धुन्नी राम हैं। ये तीनों हो जाएंगे ABD, लाल मोहर, पलटदास, धुन्नी राम। तीसरी कसम रेणु की कहानी है, इसका दूसरा नाम है उर्फ मारे गए गुलफाम। 58 में आते हैं। 58 में दिया गया है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। गैंग्रीन अज्ञे की कहानी है और गैंग्रीन के बारे में क्या क्या सही है। पहला है कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं इसमें दिखता है कि पिता पुत्र का संघर्ष है। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। हाँ, ये तो है, ये तो मिली है भाई अज्ञे को सफलता इसमें। आगे आते हैं। आगे है कि इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकरसता को चित्रित किया है। बिल्कुल किया है। फिर है इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। तो नहीं, पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्त करती है। तो बिल्कुल ये सही है। तो ABE हमारा सही है। ABE नहीं, BCE, ये तो गलत है। तो BCE विकल्प B में दिया गया है। आगे आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला है 59 नंबर में कि आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक है 1958 में प्रकाशित होता है। इसमें मल्लिका के कथन कौन से हैं। मल्लिका कौन कौन सा कथन कहती है। तो पहला है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। ये नहीं, ये मल्लिका थोड़ी कहती है, ये गलत है। फिर है कि कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, तो ये मल्लिका कहती है। फिर तीसरा है कि आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही आगे का भी बीत जाएगा, ये भी मल्लिका कहती है। फिर चौथा है कि यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया, ये गलत है। पांचवा है कि ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं, तो ये सही है। तो BCE ये हमारे क्या हैं, सही हैं। तो B विकल्प हो जाएगा। आगे है 60 नंबर में कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है। पहला कथन है कि इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। तो बिल्कुल ये सही है।
दूसरा है कि इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। जी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तीसरा है कि भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। सही है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निहचे भारत को अब नाश। ये गलत है। पांचवा है कि इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं। ये सही है। तो ए, सी, ई ये हमारे विकल्प क्या हैं? सही है। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे दिया है 61 नंबर में कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला है हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। तो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है कि पूर्ण सिंह ने रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी। ये भी सही है। तीसरा है कि पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देके प्रस्तुत करना चाहते थे। ये भी सही है। पूर्ण सिंह ने कुल 36 निबंध लिखे। गलत है, 6 लिखे हैं। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। गलत है। तो ए, बी, सी हमारा सही हो जाएगा। विकल्प ए में दिया हुआ है। आगे आते हैं 62 में। 62 में दिया है कि बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में आपको विचार करना है। दिया है कि शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। सही दिया है। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। ये गलत दिया है। फिर सी वाले में दिया है कि इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता में प्रयोग है। ये सही दिया है। फिर है बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन 1901 में होता है। गलत है। शिव शंभू अपने को व्यासराय के समकक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानता है। सही है। तो हमारा ए, सी, ई सही है। ए, सी, ई विकल्प बी में दिया हुआ है। आगे आते हैं 63 नंबर में। 63 में क्या दिया है कि निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। बिल्कुल। शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। और दूसरा है कि उनकी भाषा में का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। जी बिल्कुल नहीं, औपचारिक थोड़ी है। तीसरा है कि निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। सही है। चौथा है कि उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने। पांचवा है कि उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों भी मिलते हैं। बिल्कुल सही है। तो ए, सी, ई सही है। ए, सी, ई विकल्प सी में दिया हुआ है। आगे 64 नंबर में आते हैं। 64 में क्या दिया है? आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो दिया है कि द्विजेंद्र लाल शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। गलती दिया है। वो कटु आलोचक इनके नहीं थे। दूसरा है कि गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। सही दिया है। तीसरा है कि बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। सही है ये भी। चौथा है कि देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। बिल्कुल सही है। पांचवा है कि शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। गलत है। तो बी, सी, डी हमारा सही है। बी, सी, डी विकल्प सी में दिया हुआ है। आगे आते हैं 65। मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो दिया है मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन को यफ कर दिया गया था क्योंकि इसमें एक भी सही नहीं है। केवल डी वाला सही है, बाकी सब गलती दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। केवल डी वाला सही है मुर्दहिया के बारे में कि कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था।
तुलसी राम के गांव का नाम बरह गांव नहीं है, धर्मपुर है, जो आजमगढ़ ज़िले में है, तो इसीलिए ये गलती दिया है। 66 में आते हैं हम। 66 में दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तत्पुरुष समास किसमें है? तो शिवालय, शिव के लिए आलय में तत्पुरुष है। द्वंद्व समास है लव-कुश में लव और कुश। यथामति, मति के अनुसार में अव्ययी भाव समास है और चक्रपाणी में बहुव्रीहि है। तो 1 का 3, बी का फर्स्ट, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही डी विकल्प। 67 में आते हैं। 67 में भी दिया है, मिलान कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का। तो श्री रामानुजा का, ब्रह्म मध्वाचार्य का, रुद्र विष्णु स्वामी का, सनकादि निम्बार्काचार्य का। 68 में आते हैं। 68 में भी दिया है, मिलान कीजिए। मंटो मेरा दुश्मन किसने लिखा है? अस्क ने लिखा है। ये और वे संस्मरण जैनेन्द्र ने लिखा है। जंजीरें और दीवारें रेखा चित्र बेनीपुरी का, प्रेमचंद घर में जीवनी शिवरानी देवी का। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी। 69 में आते हैं। 69 में दिया है, मिलान कीजिए। कौन सा ग्रंथ किस डेट का है? तो जो काव्य प्रकाश है वो 11वीं शताब्दी का है। चंद्रलोक जयदेव का है, ये 13वीं शताब्दी का। कुवलयानंद है, ये 17वीं शताब्दी का, अप्पय दीक्षित का। और साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, 14वीं का। तो मम्मट का काव्य प्रकाश 11वीं, जयदेव का चंद्रालोक 13वीं, कुवलयानंद 17वीं, साहित्य दर्पण 14वीं। तो 69 का हमारा सी सही हो जाएगा। 70 में दिया है, मिलान कीजिए। पुस्तक है और उसके लेखक कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ हैं और लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो 70 का हमारे यहाँ सही हो जाएगा सी विकल्प। 71 में दिया है, मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी का भाग 1 का खंड 1 है और खंड है, और उस खंड के शीर्षक का क्या नाम है? तो ये भी भाई 4 खंड दिया है, चारों खंड के शीर्षक का नाम बताना है। तो जो प्रथम खंड है वो उषा और ईश्वर है। प्रथम खंड कौन सा है? उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड है बीज और अंकुर। तृतीय खंड है प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो पहले उषा और ईश्वर हैं, फिर उसके बाद बीज और अंकुर हैं, फिर प्रकृति और पुरुष हैं, फिर पुरुष और परिस्थिति है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है हमारा प्रश्न 72 नंबर का, मिलान कीजिए कि कौन सी पात्र किस कहानी की है? तो किरण पात्र है कानों में कंगना। किरण। लक्ष्मा है कोसी का घटवार। अनिता है राही कहानी की और श्यामनाथ है चीफ की दावत कहानी की। तो 72 में हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी। 73 में आते हैं। 73 में क्या दिया है? यहाँ पे दिया है नाटक और पात्र मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र कौन है? लीला है। अंजो दीदी में कौन है? मुन्नी है। बकरी नाटक में, तो बकरी नाटक में हो जाएगा राम, और स्कंदगुप्त में है जयमाला। तो 73 में हमारा हो जाएगा सी विकल्प सही। 74 में आते हैं। 74 में दिया है कि चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 के संपादकों के नाम बताइए। तो आपको ये पता होनी चाहिए। चिंतामणि भाग 1 के संपादक हमारे शुक्ल जी हैं। भाग 2 के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाग 3 के नामवर सिंह हैं और भाग 4 के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन सी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। फिर दिया है 75 नंबर में
कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो डॉक्टर राधा कृष्ण दास की अध्यक्षता में गठित परिषद कब हुआ? ये हुआ 1953 में। महादेव गोविंद रनाडे का सुझाव, तो गोविंद रनाडे ने सबसे पहले सुझाव दिया था, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे। काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 में हुई। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति ये हो जाएगी 1906 में, और नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित ये हो जाएगी 1947 में। तो सबसे पहले है महादेव गोविंद रनाडे का सुझाव, सबसे पहले है बी वाला। बी के बाद है डी वाला 1906 में महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। फिर सी है, फिर ई है, फिर ए है। आगे आते हैं 76 में दिया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की रचनाओं का क्रम बताइए। भाषा और समाज है, तो भाषा और समाज रामविलास शर्मा का 1961 में है। आस्था और सौंदर्य 1916 में है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में है, और प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1979 में है। तो ध्यान देना है आपको ये। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, क्रम लगा लीजिए। 76 में सबसे पहले आएगा आस्था और सौंदर्य 16 में, फिर आएगा भाषा और समाज 61 में, फिर आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77 में, फिर नई कविता अस्तित्ववाद 78 में, फिर प्राचीन भाषा के परिवार 79 में। अब आते हैं 77 नंबर के प्रश्न में। 77 में दिया है स्थापना वर्ष के आधार पर संस्थाओं का क्रम बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज 1875 में है, दयानंद सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में है। रामकृष्ण मिशन 1897 में है, विवेकानंद का। और इसके बाद है प्रार्थना समाज, ये 1867 में है। सबसे पहले आ जाएगा ब्रह्म समाज, डी वाला। डी के बाद आएगा आपका ई, ई के बाद ए, फिर बी, फिर सी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ध्यान देंगे, ब्रह्म समाज 1828 में, प्रार्थना समाज 1867 में, आर्य समाज 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, और रामकृष्ण मिशन 1897 में। 78 नंबर का प्रश्न है कि कामायनी के सर्गों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। कामायनी में 15 सर्ग हैं। क्रम है उनका चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो सबसे पहले आ जाएगा ई वाला श्रद्धा, तीसरे नंबर पे है। फिर आ जाएगा श्रद्धा के बाद काम आ जाएगा। काम कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे। फिर काम के बाद आ जाएगा लज्जा। लज्जा कितने नंबर पे, तो लज्जा है छठवें नंबर पे। फिर आ जाएगा आपका कौन सा सर्ग लज्जा के बाद, लज्जा के बाद आ जाएगा कर्म। कर्म है 7वें नंबर पे। फिर है ईड़ा। ईड़ा कितने नंबर पे है, तो ईड़ा है 9वें नंबर पे। तो सही क्रम देखा जाए तो डी हो जाएगा, EBDAC। 79 में आते हैं। 79 में पूछा है कि निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो मैला आंचल 1954 में है, राग दरबारी 1968 में, आपका बंटी 1972 में, मानस का हंस भी 1972 में, आपका बंटी 1971 में है, और झूठा सच 1958 में। तो सबसे पहले आ जाएगा मैला आंचल बी वाला, बी के बाद आ जाएगा झूठा सच ई वाला, ई के बाद आ जाएगा राग दरबारी ए वाला, ए के बाद आ जाएगा आपका बंटी सी वाला, फिर आ जाएगा डी मानस का हंस। तो BEACD ये हमारा क्रम बना है।
BEACD, तो किसी विकल्प में BEACD नहीं दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे F कर दिया गया है। BEACD ये सही उत्तर है। आगे आते हैं 80 में। 80 में दिया है कि निम्न कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पे पहले से बाद के क्रम में लगाएंगे। तो पहले हम इनका क्रम देख लेते हैं। ईदगाह है प्रेमचंद का 1933 में। आकाशदीप है प्रसाद का 1929 में। कानों में कंगना राधिका रमण का कब है? 1913 में। परिंदे है निर्मल वर्मा का 1960 में। और राजा निर्बंसिया है कमलेश्वर का 1957 में। सबसे पहले आ जाएगा कानों में कंगना सी वाला, और सबसे पहले सी विकल्प दिया है केवल विकल्प बी में, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद है 81 नंबर का प्रश्न, और दिया है कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? सबसे पहले आएगा इनमें लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मार। फिर आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। फिर आएगा चूरन जब से, नहीं ये नहीं आएगा। इसके बाद आएगा ई वाला, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बनाहे, ये तीसरे नंबर पे है। इसके बाद है चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया, ये चौथे नंबर पे है। और डी वाला 5वें नंबर पे है, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो हमारा क्रम हो जाएगा BAECD। तो 81 प्रश्न हमने देखा। इसके बाद अब आ जाता है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना, उत्तर देना है, बड़ा आसान होता है। तो अब हमारे जो 20 प्रश्न हैं वो लगभग गद्यांश से हैं, गद्यांश और पद्यांश से हैं। तो इन्हें हम देखेंगे, इन्हें आप लोग कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। गद्यांश पद्यांश तो पढ़ के भी से क्या देखा जाए, ये बहुत आसान है। तो 80-81 प्रश्न जो पूछने लायक हैं, जो रिपीट करते हैं, वो मैंने आप लोगों को नेट 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कराया। और यदि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो, अच्छा लग रहा हो और ज़रूरत हो कि नहीं हमारा ये तैयार नहीं, हम वीडियो से तैयार कर लेंगे, तो लगातार इस पर क्लासें आएंगी। और यदि आपको ज़रूरत नहीं होगा तो फिर इतना मेहनत कौन करेगा? देख रहे हैं 80-81 प्रश्न कराने में 1 घंटा से ऊपर लग गया, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि नेट का प्रश्न है तो नेट का प्रश्न हल करने में समय थोड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत बेनिफिट देता है, ये जान लीजिए। ये तैयार हो गया मतलब रिजल्ट बनाएगा, तो ये तैयार होना एकदम ज़रूरी है, समझ विकसित करेगा। तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे ये क्लास कैसी लगी, लाइक करेंगे। और मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट, लाइव क्लास, TGT PGT अल्टी ग्रेड की तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन हिंदी टीचर एकेडमी से जुड़ सकते हैं, या फिर ये नंबर पे संपर्क करके और आप जुड़ सकते हैं। TGT PGT की फ़ीस तो अभी आज भर 699 है, ऑफ़र चल रहा है। और LT ग्रेड का कंप्लीट कोर्स है 999 में। GK GS का मॉक टेस्ट क्लासेस सब कुछ है, करंट अफेयर भी है। और विजय संकल्प TGT PGT में मॉक टेस्ट, प्रतिदिन PDF टेस्ट होता है, लाइव क्लास, वीडियो सब कुछ है 699 में। LT ग्रेड में GK अलग से है 999 में, GK हिंदी सब है उसमें। तो आप लोग जुड़ें, पढ़ें, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे यदि आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो। और जुड़ के देखिए एक बार, विश्वास करने में क्या है, कौन सा आपका बहुत ज़्यादा खर्च लग रहा है। 699 999 कोई अधिक नहीं है, इतना का तो आप कपड़ा पहन लेते होंगे। तो एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है जीवन बदल जाए आपका, जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए और जिज्ञासा बढ़ जाए और मोटिवेशन आ जाए। तो जुड़िए, पढ़िए। चलिए इस क्लास को अब यहीं पे मैं बंद करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना।